प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में एलटी और लेक्चरर के जो पद आने वाले हैं, उसमें हम हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं। साथ ही हमने सोचा कि हम व्याकरण के भी कुछ टॉपिक तैयार कर लेंगे साथ में ही। उसमें हमने सबसे पहले वर्णमाला चैप्टर को लिया और वर्णमाला में हमने वर्ण विचार को पढ़ा कि वर्णों की परिभाषा क्या है, और परिभाषा हमने किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार परिभाषा पढ़ी, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार परिभाषा पढ़ी। किशोरीदास वाजपेयी और कामता प्रसाद गुरु, इनकी परिभाषा को आप जरूर याद करिएगा। किशोरीदास वाजपेयी, इनको पाणिनि कहा जाता है हिंदी व्याकरण का, और कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। तो इनकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की परिभाषा अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमने वर्णमाला को पढ़ा कि कितने अक्षर हैं हमारे वर्णमाला में, कितने वर्ण हैं, कितने स्वर हैं, कौन से अयोगवाह हैं, अनुनासिक और अनुस्वार पढ़े। तो हमने देखा कि कुल वर्ण हमारे 52 हैं। उसके बाद हमने वर्णों के भेद किए, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन को देखा। स्वर में हमने स्वरों के भेद पढ़े, जिसमें हमने स्वरों के जो भेद है वो उच्चारण समय, उच्चारण स्थान, जिह्वा की स्थिति, मुखाकृति आदि के आधार पर हमने हेडिंग लिखवाई थी। उसमें सबसे पहले हम कर चुके हैं उच्चारण समय के आधार पर। उसके बाद हमने उच्चारण स्थान के आधार पर किया। उच्चारण समय में हमने देखा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर है जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, और प्लुत स्वर जिसमें 3 गुना समय लगता है। ये सबसे आसान है और स्टार्टिंग से ही जब से हमने पढ़ाई स्टार्ट करी है, इसी वाले भेद को हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है, इसको हम नॉर्मली कर सकते हैं। इसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर मैंने कुछ संस्कृत के सूत्र बताए थे। मैं अभी भी दोबारा कहती हूँ कि उनको आप अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर उच्चारण स्थान के आधार पर ही पूछे जाते हैं। उसके बाद आज जो है जो तीसरा आधार है हमारा, वो है जिह्वा की स्थिति के आधार पर। तो देखते हैं इसको। जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में देखिए ई, ए, आई, मध्य स्वर में अ, और पश्च स्वर में उ, ओ, औ और आ। इनको ऐसे ही याद करना, इनकी एक ट्रिक देख लीजिए आप। जैसे पश्च स्वर है, इसमें ये देखिए जो ये 3 जैसे बने हुए हैं, ये पश्च स्वर में आ जाते हैं। अब जहाँ पर ये आपको दिख जाएंगे, ये पश्च स्वर में है, बस अ को आप मध्य स्वर में रख लीजिएगा, बाकी शेष जितने बच जाते हैं वो अग्रस्वर में आ जाएंगे। अग्रस्वर जिह्वा के अग्र भाग से उच्चरित होने के कारण इन्हें अग्रस्वर कहा जाता है। मध्य स्वर जिह्वा के मध्य भाग से उच्चरित होने के कारण इन्हें मध्य स्वर कहा जाता है, और पश्च स्वर जिह्वा के पश्च भाग से उच्चरित होने के कारण इन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। तो ये भी आसान था जिह्वा की स्थिति के आधार पर। अब है मुखाकृति के आधार पर, यानी मुख खुलने के आधार पर कि कहाँ पे मुख कम खुलता है और कहाँ पे मुंह ज्यादा खुलता है। कहीं कहीं पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, तो अभी आप ऐसे ही काम चला लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। तो हिंदी लिखने तो सबको ही आती है, जहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक है, अगर आप लिख रहे हो तो शुद्ध लिख लो। अब मुखाकृति के आधार पर देखिए 4 भेद हैं, विवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्धविवर्त और अर्ध संवृत स्वर। विवर्त स्वर, विवर्त का अर्थ है आधा खुला, अधिक खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुला रहता है उन्हें विवर्त स्वर कहते हैं, जैसे आ। ये इजी है, जिस स्वर के उच्चारण में मुख अधिक खुला रहता है उसको विवर्त स्वर कहते हैं। उसके बाद है संवृत स्वर। संवृत का अर्थ है कम खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुला रहता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं, ई, उ और उ। उसके बाद है अर्ध विवृत स्वर। विवर्त स्वर से थोड़ा कम और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलने पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अर्ध विवर्त स्वर कहते हैं। अगला है अर्ध संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत स्वर से थोड़ा अधिक खुला रहता है उन्हें अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। ये वाले थोड़े से याद करने में समस्या हो सकती है, फिर भी 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये था मुखाकृति के आधार पर, याद सब होने चाहिए। अगर क्वेश्चन का लेवल टफ बना तो ये पूछा जा सकता है कि मुखाकृति के आधार पर आ स्वर या ई स्वर या उ स्वर किसके अंतर्गत आता है, तो कोई सा भी पूछा जा सकता है।
और जो क्वेश्चन में होगा कि किस आधार पर उसमें ये होगा मुखाकृति के आधार पर, अगर जिह्वा के आधार पर होगा तो ऊपर में लिखा होगा कि जिह्वा के आधार पर किस भाग में ये आता है, कि पश्चिम में आता है या मध्य में या अग्र में। तो हमने ये देख लिया है, जो हमने स्वरों के भेद पढ़े, उच्चारण समय, उच्चारण स्थान और जिह्वा की स्थिति के आधार पर। अलग अलग भाषा वैज्ञानिकों ने अलग अलग भेद किए हैं, जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने लिख दिए हैं। एक बहुत ही आसान सा है, वो आप लिखना चाहें तो लिख लें, मैं वैसे ही बता देती हूँ। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर यानी ओंठों की आकृति के आधार पर, तो इसके दो भाग हैं, अवृत्ताकार और वृत्ताकार। ओष्ठाकृति के आधार पर दो भाग हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार वो जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ बिल्कुल वृत्त हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं, तो उनको वृत्ताकार कहते हैं। इसमें उ ओ औ आ जाते हैं और बाकी जो शेष बच जाते हैं वो अवृत्ताकार में आ जाते हैं, या जिनमें परिभाषा ऐसी हो जाएगी अवृत्ताकार में कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार नहीं होते हैं या अवृत्ताकार होते हैं, वहां पे उसको क्या कहते हैं, अवृत्ताकार कहते हैं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार। यहाँ पर भी वही है, वृत्ताकार में उ ओ औ, जो ओ जैसे साउंड जैसे हैं वो वृत्ताकार में आ जाते हैं, उ ओ और औ, और बाकी बचे हुए अवृत्ताकार में। तो ये हो गया ओष्ठाकृति के आधार पर। तो इसके मिलाकर के हमने 4 कर दिए हैं। सबसे पहले हमने उच्चारण समय, फिर उच्चारण स्थान, जिह्वा की स्थिति के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर और ओष्ठाकृति के आधार पर 4 या 5 हो गए हैं, आप देख लीजिएगा, हेडिंग ढंग से डालना। इसके बाद जैसे मैंने कहा था कि अलग अलग विद्वानों ने अपने तरफ से अलग अलग भाग किए हैं, तो कामता प्रसाद गुरु ने भी स्वरों के 2 भेद बताए हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती है उन्हें मूल स्वर कहते हैं, और संधि स्वर मूल स्वरों के योग से बने हुए स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे मूल स्वर में अ, ई, उ और री, ये जो स्वर है इनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती है, इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं। और संधि स्वर, ये देखो, ये आ है तो और अ से आ बना है, ऐसे ये सब ये दूसरे स्वर के योग से बने हुए हैं। आगे हम इसमें अगर और पढ़ना चाहें तो संधि स्वर भी 2 भागों में है। संधि स्वर भी दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर 2 भागों में विभाजित है। दीर्घ स्वर में जैसे आ, ई, उ आ जाते हैं, जो सेम उसी वर्ण से मिलके बना हो, जैसे अ और अ को मिलके आ बना है तो ये दीर्घ में आ जाएगा। लेकिन जो ए है ये 2 भिन्न भिन्न स्वरों से मिलके बना है तो ये संयुक्त स्वर में आ जाएगा। तो संधि स्वर भी 2 भागों में है, एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। जो एक जैसे स्वरों से योग से मिलकर बना हो वो हो गया दीर्घ स्वर, और जो अलग अलग स्वरों के योग से बना हो वो संयुक्त स्वर। जैसे उ बन गया और उ से ओ बन गया तो ये संयुक्त स्वर हो गया। फिलहाल इतना ही याद रखेंगे कि कामता प्रसाद गुरु ने स्वर के 2 भेद बताए हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती है उन्हें मूल स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, और संधि स्वर मूल स्वरों के योग से बने हुए स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। ये कामता प्रसाद गुरु ने भेद किए हैं। तो हम देखेंगे, हमने स्वरों को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं, 10 मात्राएं हैं, 2 अयोगवाह हैं, स्वरों के भेद पढ़ दिए हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ दिया है। तो ये अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। अब हम व्यंजन देखेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्यंजन कहते किन्हें। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है, जिन ध्वनियों का जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु कुछ रुकावट के साथ, यानी जो वायु है वो हमारे जो मुख विवर है, वायु कहीं ना कहीं टच करती है। तो जब टच करके वायु बाहर आती है ना, तब उसको व्यंजन कहते हैं। जैसे अ बोलने में कोई भी जो हवा है वो मुख विवर को कहीं भी स्पर्श नहीं कर रही है, लेकिन जब हम व्यंजन को देखते हैं तो हम क बोलेंगे, ख बोलेंगे, तो ये वायु जो कहीं ना कहीं रुक रही है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुख के बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अगर हमें व्यंजनों का स्पष्ट उच्चारण करना है तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। स्वतंत्र व्यंजनों को केवल लिखा जा सकता है लेकिन बोला नहीं जा सकता है। व्यंजन भी स्वतंत्र हो सकते हैं, जैसे स्वर स्वतंत्र है, व्यंजन भी स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन वो आधे होंगे फिर, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है
क। अब हम इसको क नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए बोलने में चाहिए आधा है चाहे पूरा, इसको क ही बोलेंगे। तो बोला तो जा सकता है इनको स्वतंत्र व्यंजनों को, लेकिन लिखने में इनको पूरा ही लिखना पड़ेगा, क प्लस अ क। तो ये व्यंजन की परिभाषा होगी, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुख के बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में 33 व्यंजन है, ढ़ और ढ़ को जोड़ के 35 व्यंजन माने जाते हैं। मूल व्यंजन कितने हैं? 33 है। हर एक वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ऐसे ही वाक्य में आएगा। व्यंजन कितने हैं? तब 35। मूल व्यंजन कितने हैं? तब 33। संयुक्त अक्षर को जोड़ के कितने हैं? तब वैसा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जरूर लिखा होगा कि किस आधार पर प्रश्न पूछा गया है। तो मूल व्यंजन पूछा होगा तो 33, अगर मूल व्यंजन नहीं पूछा है तब 35, अगर ऑप्शन में 33 नहीं है और तब भी अगर व्यंजन पूछा है तो आपको 35 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में 33 है ही नहीं। इसके बाद हम देखेंगे किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार व्यंजन वर्णों को मुख्यतः इन्होंने 3 भागों में बांटा है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। यहाँ हम देखेंगे कि अलग अलग भाषा वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने अपने तरीके से बांटा है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन जिन के विभाजन से, जिन जिन भाषा वैज्ञानिकों के विभाजन से क्वेश्चन आते हैं, उन सबको हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार व्यंजन वर्णों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाले उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क से म तक के जितने भी व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जो स्पर्श व्यंजन है इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्ग में आते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यहाँ देखिएगा, जैसे क वर्ग में 5 आ जाते हैं, क ख ग घ ग। यहाँ ये हलंत लग गया है, ऐसा नहीं है, पूरा ही है। तो क ख ग घ ग, जैसे इसमें 5 है तो सब 5 में 5 मिला करके 25 हो गए। तो 25 स्पर्श व्यंजन है। अगला हम देखेंगे जो दूसरा भाग है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के मध्य सा होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें ईषद विवर्त व्यंजन, ईषद विवर्त भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, जैसे य र ल व। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनका जो उच्चारण होता है, इनका स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य होता है। ना तो ये स्पर्श करते हैं और न ये पूरी तरह से स्पर्श करते हैं, और ये भी नहीं कह सकते हाँ स्पर्श करते ही हैं। तो इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कितने हैं? 4 है, य र ल और व। ये हो गए अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें ईषद स्पष्ट भी कहते हैं, जैसे श, श, स और ह। इनकी संख्या भी 4 है। तो हमने देखा इस प्रकार से 25 जो है वो क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, तो 33 हो गए। और अगर इसमें आगत व्यंजन या द्विगुण व्यंजन जो है ढ़ और ढ़ को मिला दिया जाए तो 35 हो जाएंगे। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन वर्णों को 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। ये सामान्य वर्गीकरण था जो हमने अभी तक पढ़ा, ये सामान्य वर्गीकरण है। अब उच्चारण की दृष्टि से पढ़ेंगे। उच्चारण की दृष्टि से 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, स्थान और प्रयत्न के आधार पर। स्थान के आधार पर हम कल पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, वहीं पर देखा था हमने। इनको वहीं पे याद करेंगे। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो उसमें आ गया अ, तो स्वर में आ गया। क वर्ग का सारा कंठ से आ गया है। तो इस प्रकार से हम स्थान वाला हमने वहीं पे कर दिया है। आप दोबारा उसको ही पढ़ लीजिएगा या उसको ही यहाँ पे लिख दीजिएगा। जो दूसरा है प्रयत्न, उनको हमने पढ़ना है। उसके बाद इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन हम अपना ये वाला टॉपिक पहले अच्छे से क्लियर कर देते हैं। यहाँ देखिएगा, हमने देखा ये 2 बार लिख दिया गया। यहाँ से देखिएगा, स्वर कितने हैं? 11। 25 हो गए स्पर्श व्यंजन, 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 2 अयोगवाह और 4 संयुक्त व्यंजन। कुल मिलाकर हो गए 52।
11 + 25 + 4 + 4 + 2 + 2 + 4 52। तो जो कुल वर्ण है वर्णमाला में वो 52 हो गए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, लेकिन मूल 44 ही है। क्योंकि मूल इसलिए कि मूल में न अयोगवाह आएंगे, न द्विगुण व्यंजन आएंगे, न संयुक्त व्यंजन आएंगे। तो क्या हो जाएंगे हिंदी में मूल 44 हो जाएंगे। 44 के साथ 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 अयोगवाह है और 2 द्विगुण व्यंजन है। अगर इनको हटा दिए, द्विगुण व्यंजन, अयोगवाह और संयुक्त को हटा देंगे जो बाद में जोड़े गए हैं, क्योंकि जो अंग और अह है वो भी संस्कृत से नहीं आया है, संयुक्त व्यंजन वो भी बाद में जोड़े गए हैं, और जो द्विगुण व्यंजन है ड़ और अड़ वो भी बाद में जोड़े गए हैं। तो इसलिए मूल जो वर्ण है वो 44 ही है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 है। इसके अतिरिक्त भी कई बार 48 भी आ जाएगा, कई बार 48 भी आ जाएगा। उसके लिए हम अलग से देखेंगे कि 48 क्यों है। कोई सा भी आएगा उसके साथ क्वेश्चन वो जरूर दे रखा होगा कि अगर मूल आएगा तो 44 आएगा, अगर आएगा संयुक्त व्यंजन मिला के कितने हैं तब 48 हो जाएगा। तो आप अगर ये वाला लाइन अच्छे से याद कर लें तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब ये देखिए, हमने प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है उसको हम पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है स्वर तंत्री में श्वास में कंपन के आधार पर, जिसमें हम पढ़ेंगे सघोष और अघोष। प्राण की मात्रा के आधार पर यहाँ हम पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। जिह्वा द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर इसमें 8 भाग आ जाते हैं। तो इसको प्रयत्न के आधार पर ये सारा हम अगली वीडियो में करेंगे, और इसके साथ ही हमारा लगभग जो वर्णमाला वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसमें 1 लाइनर बचते हैं और क्वेश्चन आंसर बचते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपका वर्णमाला वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरा अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।